हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की जो बिजाई है पलेवा करने के बाद या फिर सूखे में बिजाई करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं, क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक होता नहीं है, इसलिए किसानों को अपनी खुद की फील्ड में इस बार से ये चीज़ें नोटिस करनी है कि पलेवा में या फिर सूखे में बिजाई करने से हमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं, क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। अगर गेहूँ की बिजाई के बारे में बात करें तो गेहूँ की जो बिजाई है 3 अलग अलग स्टेप में होती है। जैसे अगर बात करें अगेती बिजाई के बारे में तो अगेती बिजाई में आपका आता है अक्टूबर का लास्ट वीक, नवंबर का फर्स्ट वीक। और उसके साथ में अगर समय से बिजाई करने के बारे में अगर देखा जाए तो नवंबर का 1 तारीख मतलब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में अगर आप बिजाई कर रहे हैं, या फिर 5 तारीख से लेकर अगर आप 17 तारीख के बीच में बिजाई कर रहे हैं, तो ये समय से बिजाई करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। और इसके बाद अगर हम पछेती बिजाई के बारे में बात करें तो पछेती बिजाई में आपका 15 से 17 नवंबर के बाद जो आपका दिसंबर का फर्स्ट वीक है, तब तक अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो ये जो बिजाई का समय है ये लेट बिजाई के समथिंग आता है। अगर अगेती बिजाई के बारे में बात करें तो आप HD 3385 वेराइटी को लगा सकते हैं। समय से बिजाई के बारे में बात करें तो आप HI 1650, MSCS 6768 और GW 543 ये जो वेराइटियां हैं आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लेट बिजाई के बारे में तो लेट बिजाई में आपका आता है GW 513 जो कि वैरायटी लेट बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त है, जो कि 107 दिनों में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। तो लेट बिजाई के लिए आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से गेहूं की बिजाई की जाती है, क्योंकि हर एक किसान को अपने बेल्ट के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार ही बिजाई करना रहता है। जैसे अगर हम बात करें MP के अगर खंडवा डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो यहाँ पर क्या होता है कि अगेती बिजाई की जाती है। अगर आप किसान थोड़ा सा लेट बिजाई करेगा तो लेट बिजाई के बाद फिर क्या होगा कि उसके सामने ये थोड़ी सी चीज़ें देखने को मिलेगी कि ना तो उसको हार्वेस्टर मिलेगा, ना ही भूसा मशीन मिलेगी। तो इसके लिए क्या है कि हर एक किसान को अपने बेल्ट के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार ही बिजाई करना रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि गेहूं की जो सूखे में बिजाई कर रहे हैं या फिर पलेवा करने के बाद बिजाई कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। तो अगर हम पलेवा करने के बाद बिजाई कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो गेहूं है ये लगभग 3 इंच डीप में जाता है। और अगर हम सूखे में बिजाई कर रहे हैं तो आपका जो गेहूं है मात्र 1 इंच या फिर ऊपर ही आपको गेहूं डालना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका जर्मिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो। अगर हम सूखे में बिजाई कर रहे हैं तो क्या होता है कि इस समय क्या हो कि आपका जो गेहूं है 100% तक जर्मिनेट हो जाता है। इसलिए क्या होगी गेहूं को जैसे ही उगता है उसके बाद किसानों को ऐसा लगता है कि जो गेहूं है बहुत बढ़िया तरीके से उगा है। इसके बाद जैसे ही अगर हम पलेवा करने के बाद बिजाई कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो गेहूं है लगभग 15% तक का जो गेहूं है आपका जर्मिनेट नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ गेहूं सूखे में पड़ा रहता है, कुछ गेहूं के लिए नमी थोड़ी सी कम पड़ जाती है। इसलिए क्या होता है कि आपकी जो पहली सिंचाई होती है उस समय आपका जो गेहूं है 10% तक का निकलता है, और जिससे आपको ऐसा लगता है कि जो हमने पानी दिया है या फिर सिंचाई की है, पहली जो सिंचाई की है इसमें कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में निकली है। लेकिन उसी के विपरीत अगर आप पलेवा सूखे में बिजाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कल्लों की मात्रा है ये बहुत कम मात्रा में निकली है। और क्योंकि क्या होता है कि जो 10% जो गेहूँ निकलता है ये बाद में लेट निकलता है, तो किसानों को ये लगता है कि जो कल्लों की मात्रा है ये थोड़ी सी बढ़ के निकली है। तो ये एक बेनिफिट हो गया। उसके बाद जब आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करोगे तो जैसे ही क्या होता है कि आप अगर सूखे में बिजाई करोगे तो जो आपका खरपतवार है ये गेहूं से तेज चलता है, मतलब लगभग गेहूं के बराबर चलता है। तो यहाँ जब आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है कि आपके गेहूं पर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम पलेवा करने के बाद अगर बिजाई करते हैं तो इसमें आपका जो गेहूं का जर्मिनेशन ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, और इस समय क्या होता है कि आपका जो खरपतवार है थोड़ा सा लेट निकलता है। तो इससे आपको एक बेनिफिट देखने को मिलता है कि आपका जो गेहूं है थोड़ा सा आगे निकल जाता है और खरपतवार थोड़ा सा लेट निकलता है। इससे कि जो खरपतवार नाशक आप डालते हो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिलता है। खरपतवार पूरा 100% तक खत्म हो जाता है और गेहूं पर किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर आगे जाएँ तो जब गेहूँ पर बालियाँ पकती हैं या फिर दाने बनते हैं उस समय क्या होता है कि लॉजिंग की समस्या आती है, क्योंकि कई किसानों का ये मानना है कि अगर हम सूखे में बिजाई करते हैं तो उसमें गेहूँ आपका ज़्यादा मात्रा में गिर जाता है, लॉजिंग होती है। तो जो लॉजिंग होती है ये भी 2 प्रकार से होती है, एक तो गेहूं का खुद से टूट कर गिर जाना, बीच से स्टेम का टूट कर गिर जाना, और दूसरा लॉजिंग होती है आपकी जड़ों से टूट कर गिरना, मतलब जो जड़ें होती हैं ये पूरे जड़ों के पास से आपका जो गेहूं गिर जाता है, इसमें इस प्रकार की लॉजिंग होती है। तो अब अगर पलेवा करने के बाद देखोगे तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जो जड़ें हैं 3 इंच डीप में रहती हैं,
तो आपको बहुत कम मात्रा में ऐसा देखने को मिलेगा कि आपकी जो लॉजिंग है बिल्कुल जड़ों से लॉजिंग हुई है या फिर पूरा नीचे आपका गेहूँ गिर के पूरा चिपक चुका है। लेकिन अगर आप सूखे में बिजाई करते हो तो इसमें आपको जो जड़ें हैं यहाँ से आपको लॉजिंग की समस्या ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। अब उसी के साथ में अगर हम देखें तो क्या होता है कि लास्ट में जब आपका गेहूँ पकता है उस समय आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जड़ें सूखे में बिजाई करते हैं तो जड़ें बहुत ज़्यादा ऊपर रहती हैं, तो इसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सिंचाई ज़्यादा मात्रा में करनी रहती है, मतलब एक सिंचाई आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है। लेकिन अगर हम पलेवा करने के बाद बिजाई कर रहे हैं तो इसमें आपको एक सिंचाई थोड़ा सा कम अगर आप दोगे तो भी आपका बेनिफिट हो जाएगा, तो भी आपका प्रोडक्शन समय से देखने को मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब इसके साथ अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो लास्ट टाइम रहता है जब कटने के लिए तैयार होती है, जब आपकी वैरायटी अब पक जाती है तो उस समय आप देखे होंगे कि जो सूखे में बिजाई की गई है उसमें आपको अचानक से गेहूँ के सूखने की दिक्कत देखने को मिलेगी। जैसे ही आप देखोगे तो गेहूँ आपका आज बहुत ज़्यादा हरा मात्रा में है तो 2 दिनों में आपको बिल्कुल सूखा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम पलेवा कर रहे हैं तो पलेवा में ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में मिलेगी। आप देखोगे कि आपका जो गेहूँ है बहुत कम मात्रा में, आपको ऐसा लगेगा अगर हल्की मिट्टी है तो ही आपको सूखने को मिलेगा, अचानक से सूखने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपका जो गेहूँ है आपने आकर रखा है पलेवा करने के बाद तो आपका जो गेहूँ है सूखने की समस्या आपने को देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम मात्रा में ये चीज़ें आप नोटिस करोगे, तो ये बेनिफिट है। उसके साथ में क्या होता है कि आपकी जो रूट रहती हैं, जैसे कि रूट जो रहती हैं लगभग 20 दिनों के बाद निकलती हैं, तो जो आपकी जो मेन रूट रहती है वो जितना डीप में रहती है, मेन रूट के जस्ट ऊपर से आपकी जड़ें निकलती हैं। तो क्या होता है कि जो जड़ें हैं मेन रूट्स के ऊपर से निकलती हैं, इससे क्या होता है कि जो डीप में गेहूँ आपका डला हुआ है, लगभग 3 इंच डीप में डला हुआ है, वहाँ पर जो जड़ें हैं वो पूरे डीप में चले जाती हैं। लेकिन आपकी जो गेहूँ ऊपर ही डला हुआ है उसकी जड़ें बिल्कुल ऊपर ही रहेंगी। तो इससे क्या होता है कि एक तो न्यूट्रिएंट वैल्यू भी कम मात्रा में उठाता है आपका पौधा, उसके साथ में क्या होता है कि उसमें जो जड़ों से लॉजिंग की समस्या है ये थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें आप अपने रकबे में अगर नोटिस करें या फिर देखने को आपको मिले तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना जो ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई और अंतर देखने को मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करना है अपने रकबे में, क्योंकि ये जो वीडियो अगर हम समय से पहले थोड़ा सा बना देते तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है किसानों के लिए। लेकिन कुछ निजी समस्याओं के चलते हम ये चीज़ें नहीं बना पाए, इसलिए क्या है कि आपको इस वर्ष अपने खुद के रकबे में ये चीज़ें नोटिस करना है, देखना है कि हमें किस तरीके से गेहूँ लगाने से बेनिफिट होता है, कुछ तरीके से हम गेहूँ लगाते हैं हमें थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलता है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।